नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर थिंग्स में। दोस्तों, अगर आप सीटेट पेपर सेकंड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं सीटेट साइंस के 30 हाई लेवल और एग्जाम ओरिएंटेड MCQs। इन प्रश्नों में आपको सिर्फ सामान्य साइंस ही नहीं मिलेगी बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, साइंटिफिक थिंकिंग, स्टूडेंट्स की कॉमन मिसकंसेप्शंस और साइंस पेडागोजी से जुड़े प्रश्न भी मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिसमें दो ऑप्शंस बहुत करीब लग रहे हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, और हाँ, पहले खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन से अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज के सीटेट साइंस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर बीकर रख के दिखाता है कि कुछ समय बाद क्या होता है, जो लौ है वो बुझ जाती है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो शिक्षक है वो ऐसा क्यों करके दिखा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की आवश्यकता को प्रदर्शित करना। जो शिक्षक है वो दिखाना चाह रहा है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जब जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक बीकर रख दिया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कम हो जाती है और अंततः क्या होती है, जो लौ होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण के सबसे निकट है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी को केवल शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने वाला निष्क्रिय व्यक्ति नहीं माना जाता बल्कि वह अपने पूर्व अनुभवों और नई परिस्थितियों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर इनको ऑप्शन से हम देखना चाहें तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है, तो एकमात्र क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, रचनावादी दृष्टिकोण, ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है वो पॉजिटिव ही सही होगा। तो एकमात्र स्रोत, ये नेगेटिव हो गया। रटना, ये भी नेगेटिव हो गया, रटना सीखने का सर्वोत्तम तरीका, गलत हो गया। अच्छा, लास्ट वाला कह रहा है सभी विद्यार्थियों को एक जैसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, सभी विद्यार्थियों को एक जैसा कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से सही है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जाइलम। जो पौधे होते हैं उनमें जल और खनिजों का जो परिवहन होता है वो कौन से ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कोई छात्र है उसका मानना है कि पौधे केवल दिन में श्वसन करते हैं। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई एक छात्र है उसको लगता है जो पौधे होते हैं केवल दिन में श्वसन करते हैं। कब करते हैं? दिन में श्वसन करते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक के तौर पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है छात्र की अवधारणा को समझना। छात्र ऐसा क्यों कह रहा है उसकी अवधारणा हमें समझना चाहिए, शिक्षक को समझना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा था सही उत्तर लिखवा देना, गलत है। अंक काट लेना, गलत है। ये सब नेगेटिव ऑप्शन है। उत्तर गलत घोषित करना, ये भी नेगेटिव ऑप्शन हो गया। तो सही जवाब क्या था? छात्र की अवधारणा को समझना चाहिए सबसे पहले शिक्षक को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर मतलब V स्थिर हो और प्रतिरोध R बढ़ जाए तो धारा क्या होगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घटेगी। ओम के अनुसार यदि विभवांतर V स्थिर है और जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाए तो धारा क्या होगी? वो धारा घटेगी। अच्छा, ओम के नियमानुसार क्या होता है? V इज इक्वल IR। ओम ने क्या बोला था? विभवांतर इज इक्वल टू धारा गुणे प्रतिरोध। अगर विभवांतर स्थिर है और प्रतिरोध को हम बढ़ा दें, जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा क्या होगी? सिंपल सी बात है, धारा घट जाएगी। कैसे? I इक्वल यहाँ से क्या आएगा? I इक्वल आएगा V/R। अगर हम यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसको बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, अपॉन में है रेजिस्टेंस। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने और खोज करने की क्षमता विकसित करना। जो विज्ञान शिक्षण है उसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है प्रश्न पूछने और खोज करने की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी सही किया जा सकता था। ऑप्शन ए कह रहा था परीक्षा परिणाम सुधारना, गलत। तथ्यों को याद कराना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। गृह कार्य बढ़ाना, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लीवर। कहाँ होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लीवर, यकृत में। यूरिया का निर्माण मुख्यतः लीवर में होता है। अमोनिया जैसे विषैले नाइट्रोजेनस पदार्थों को यकृत यूरिया में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसके बाद यूरिया को रक्त के माध्यम से वृक्कों यानी कि किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी इसे मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अंधविश्वास स्वीकार करना गलत हो जाएगा, बिना प्रमाण विश्वास करना गलत हो जाएगा, परंपरा को अंतिम सत्य मानना ये भी गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर कौन सा हुआ, परमाणु के आधार पर निष्कर्ष निकालना ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है करते समय मुड़ता है, मतलब जो प्रकाश है, लाइट है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है, तो यह घटना क्या कहलाती है। तो यह घटना कहलाती है अपवर्तन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अगर वह मुड़ जाती है, ठीक है, अपनी दिशा वो बदल देती है, तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों को समूहों में कार्य कराने का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है। समूह में कार्य करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचार सुनते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं और मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। इसे ही कोलैबोरेटिव लर्निंग, कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स विकसित होती है। इसी से क्या होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कम्युनिकेशन और जो क्या होता है, सोशल स्किल्स, ये सब डेवलप होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेकिन इसके पहले अगर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लोएम। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के। पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो कौन से ऊतक के द्वारा होता है, इसका सही जवाब है फ्लोएम। फ्लोएम पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को, जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन होता है उसको पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ये फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन होता है वो पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष से पूरे शरीर में भेजा जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, किस कक्ष से, कौन से चैम्बर से पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बायां निलय। इसका सही जवाब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी, ठीक है, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न पदार्थों को चालक एवं कुचालक समूहों में वर्गीकृत यानी अलग अलग करने को कहता है। मतलब इस तरीके से दोनों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करने को कहता है। कौन कौन से, चालक और कुचालक। यह मुख्यतः किस प्रक्रिया कौशल को विकसित करता है। बताइए इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी वर्गीकरण। ठीक है, जब विद्यार्थियों को वस्तुओं या पदार्थों को उनकी समानताओं और अंतर के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने को कहा जाता है तो यह क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। कौशल को विकसित करता है। ये कौन से कौशल को विकसित कर रहा है? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक है, क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा, आप लोग बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? ठीक है, विटामिन को हम दो तरीके से बांटते हैं ना, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। बी समूह भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, अच्छा इसको याद करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बाकी जो वसा में होते हैं यानी कि फैट सोल्यूबल, तो इसमें होते हैं ए, डी, ई और के। कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ये मुख्यतः फैट सोल्यूबल हैं, वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी छात्र ने कहा कि सभी धातुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? बताइए। कोई एक छात्र है, उसने कहा सभी धातुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। तो इसका सही जवाब है एक सामान्य भ्रांति है। ये क्या है? एक सामान्य भ्रांति है। किसी छात्र ने कहा था जो सभी धातुएं हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या था? एक सामान्य भ्रांति है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 कह रहा है विज्ञान शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? एक विज्ञान शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। कौन सा सही होगा यहाँ से? सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, अच्छा रैंक तैयार करना यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा। प्रमाण पत्र देना गलत। अंतिम परिणाम देना मतलब फाइनल रिजल्ट, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए। जो सेल होता है कोशिका, उसका पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, कितना? 10 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? मतलब अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 10 किलोग्राम की है तो बताइए उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से स्थानीय जल स्रोतों का सर्वेक्षण करवाता है। एक जो साइंस टीचर है वो विद्यार्थियों से स्थानीय जल स्रोतों का सर्वेक्षण करवाता है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? व्याख्यान, प्रदर्शन, क्षेत्रीय अध्ययन या फिर प्रयोगशाला कार्य? सिंपल सी बात है, अगर स्थानीय जल स्रोतों का सर्वेक्षण करवा रहा था तो ये क्षेत्रीय अध्ययन है ना। कौन सा अध्ययन है? क्षेत्रीय अध्ययन। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, क्यों? बताइए। जो साउंड है वो निर्वात में संचरित नहीं होती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए इन ऑप्शंस में से? इसका सही जवाब है ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि कैसे चलेगी? ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है? एक मैकेनिकल वेव है और इसके संचरण के लिए पदार्थीय माध्यम आवश्यक होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके विपरीत जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, इसलिए वह निर्वात में भी चल सकता है। मतलब जो लाइट है वो निर्वात में चल सकता है बिकॉज लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लेकिन जो ये ध्वनि होती है ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को पदार्थीय माध्यम की आवश्यकता होती है संचरित होने के लिए, चलने के लिए। क्वेश्चन 21 कहता है, किसी छात्र को लगता है कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से तेज गिरती हैं। इस भ्रांति को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कोई एक छात्र है, उसको लगता है कि अगर हम छत पे खड़े हो जाएं और एक छोटा सा हल्का सा कोई पदार्थ छोड़ते हैं और एक भारी सी ईंट छोड़ते हैं, तो जो भारी वस्तु होगी वो हल्की वस्तुओं से तेज गिरेगी। क्या ये सही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस भ्रांति को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रयोग द्वारा जांच करवा दीजिए, ठीक है। प्रयोग करके दिखा दीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। मतलब किसी छात्र को छत पे खड़ा कर दीजिए और उसको उसके हाथ में एक छोटा सा कांच की गोली दे दो और एक दूसरे हाथ में एक भारी सा ईंट दे दो। दोनों को एक समान ऊंचाई पे रखो और छोड़ दो ऐसे, और उसका वीडियो बनाते रहो। सिंपल सी बात है। और वीडियो को स्लो मोशन में देखना। वहाँ से क्या होगा, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं जो छत से छोड़े गए हैं नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, एकदम सेम टाइम पे दोनों अर्थ से टच होंगे, पृथ्वी से टच करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस भ्रांति को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि प्रयोग द्वारा जांच करवा दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे के मन में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वो सब क्वेश्चन भी दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसा हम बता दें, उत्तर याद करवा दें, तो बताइए क्या बाद में उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्यों ऐसा हुआ था, या उसको दंड अगर दे दें तब भी बताओ दिक्कत होगी। उस समय हो सकता है मान जाए, लेकिन बाद में कहेगा टीचर ने ज़बरदस्ती ऐसा करवा दिया। क्वेश्चन ऑप्शन डी कह रहा है अतिरिक्त गृह कार्य देना, ये कहाँ से हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है, प्रयोग द्वारा जांच करवा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसमें होता है? रक्त में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस शामिल करने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन 23 कह रहा है, जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसमें खुले प्रश्न शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना इसका सही जवाब होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में जो खुले प्रश्न होते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि केवल परीक्षा की तैयारी करवाना है, पाठ को लंबा बनाना है या रटने की क्षमता विकसित करना है, ये नहीं होता है। इसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा, उच्च स्तरीय चिंतन को विकसित करना। बढ़ते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? क्या कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। कौन सा सही है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। जो सौर ऊर्जा होता है सूर्य से लगातार प्राप्त होती रहती है और इसे रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये फॉसिल फ्यूल हैं, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25। वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 25 है, किसी विज्ञान शिक्षक के अनुसार गलती करना सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। यह विचार किस दृष्टिकोण के सबसे निकट है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन 25, इसका सही जवाब है रचनावाद। इसका सही जवाब क्या होगा, रचनावाद। इसका सही जवाब है रचनावाद। रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी की गलतियां केवल फेल्योर नहीं मानी जाती, वो ये संकेत दे सकती हैं कि विद्यार्थी किसी कॉन्सेप्ट को किस प्रकार समझ रहा है। इसलिए शिक्षक इन एरर्स का उपयोग विद्यार्थी की थिंकिंग समझने और लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। क्वेश्चन 26 है, विज्ञान शिक्षक, देखिए ये सारे क्वेश्चन साइंस से लिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। विज्ञान शिक्षक छात्रों को किस प्रयोग का परिणाम बताने के बजाय पहले उसकी भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन करने के लिए कहता है? यह मुख्यतः किस कौशल का विकास करता है? बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वानुमान एवं वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है।
स्मरण शक्ति नहीं, अनुकरण नहीं, रटंत अधिगम नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, पूर्वानुमान एवं वैज्ञानिक चिंतन। देखिए प्रयोग का परिणाम बताने से पहले, देखिए प्रयोग का परिणाम पहले से बताने के लिए जो शिक्षक कहता है उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रिडिक्शन करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। इसके बाद जो वास्तविक परिणाम से प्रिडिक्शन की तुलना की जा सकती है, इससे साइंटिफिक रीजनिंग और इंक्वायरी स्किल्स डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है यदि किसी विद्युत परिपथ में दो समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध होगा, क्या होगा बताओ? क्वेश्चन 27 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोनों प्रतिरोधों का योग। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? कुल प्रतिरोध R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे से होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि किसी विद्युत परिपथ में दो समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़े हों तो उसका कुल प्रतिरोध होगा दोनों प्रतिरोधों का योग, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, एक छात्र कहता है कि पौधे अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या होगी? बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण संबंधी गतिविधि प्रयोग कराना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण संबंधी गतिविधि या उसका प्रयोग कराना। बच्चे की मिसकंसेप्शन को केवल तुम गलत हो कहकर दूर करना प्रभावी तरीका नहीं है। शिक्षक को ऐसी गतिविधि करानी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं एविडेंस के आधार पर समझ सकें कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। ठीक है, यह कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग से जुड़ा हुआ है। छात्रों को डांट के समझाया नहीं जाता है, सही उत्तर केवल याद नहीं करवा दिया जाता है, अतिरिक्त गृहकार्य नहीं दे दिया जाता है, उनको हमें प्रयोग करके दिखाना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है? इसके ज़रिए हमें प्रयोग करके दिखाना होगा कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन मिट्टी से नहीं प्राप्त करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए एक प्रोसेस के जरिए बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सर्वाधिक दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमाणों के आधार पर निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करना। प्रमाणों के आधार पर निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करना इसका सही जवाब होगा। विज्ञान में किसी निष्कर्ष को अंतिम और अपरिवर्तनीय सत्य नहीं माना जाता। नए प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक अपने निष्कर्षों की दोबारा जांच कर सकते हैं। यही साइंटिफिक एटीट्यूड की इम्पॉर्टेंट विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है? बताइए, जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होता है हमारा, उसमें पाचन की प्रक्रिया का जो अधिकांश भाग वो कहाँ पूरा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, छोटी आंत। पाचन की प्रक्रिया मुख और अमाशय से क्या होती है? शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख और अमाशय से शुरू होती है। लेकिन पचे हुए भोजन के रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों के अधिकांश अवशोषण का प्रमुख स्थान छोटी आंत है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सीटेट साइंस के 30 हाई लेवल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपके 25 या उससे ज़्यादा प्रश्न सही हैं तो साइंस की आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आया तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक्सप्लोर थिंग्स को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और दूसरी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए जुड़े रहिए एक्सप्लोर थिंग्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू और आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।